चैट जीपीटी कम वो फुप्पी ज्यादा लग रही है। ओहो, ये तो बड़ा मसला है। लेकिन कोई बंदा गारंटी दे सकता है कि अगर मैं जो बात तय करके आऊँ उस पर वो कायम रहेंगे? सात समंदर जी, सात समंदर। कराची पुलिस के साथ यहाँ पर आ रही है, उन्होंने रेड भी बढ़ा दिया। Anyone who calls can access to the services without paying a single penny. There's certain kind of hype created right now regarding the entire issue of missing children. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का हमारा ये इब्तिदाइया उन तमाम तर पाकिस्तानियों के नाम जो दियार गैर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और कमाते हैं और फिर हमें वापस रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन वो कितनी मुश्किल हालात में होते हैं, वो बेचारे खुद कितने मासूम होते हैं। रोज़ाना 60 रुपए की ये दिहाड़ीदार पाकिस्तानी मजदूर जो कि सऊदीया में अपनी रोज़ी रोटी कर रहा है, और इसका बड़ा ही छोटा सा मसला है। और वो मसला ये है कि जब भी ये मेहनत मजदूरी करके अपना काम करके वापस आते हैं सोनिया, तो जो इनके साथ जो रहने वाले शरारती लोग हैं वो इनका कोई चप्पल चोरी कर लेता है, कोई जूता चोरी कर लेता है, आगे कोई बैग चोरी कर लेता है। आगे इस वीडियो में ये भी बयान कर रहे हैं, जब इनसे चैट जीपीटी वाली पूछती हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, कहते हैं यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं होता मेरा। वो कहते हैं कि यहाँ पे मिस्री होते हैं, वो अपनी अरबी बोल रहे होते हैं, मैं अपनी उर्दू बोल रहा होता हूँ। सबसे मजेदार बात जो मुझे इस वीडियो की लगी वो ये कि चैट जीपीटी कम वो फुप्पी ज्यादा लग रही है। वो जिस तरह से उसके आपस में बात करी, ओहो अच्छा बस यही रह गया उसके अंदर। उसने आखिर में उसने ये कहा है कि ओहो ये तो बड़ा मसला है। लेकिन अगेन इन तमाम तर मजदूरों को एक बार फिर सलाम जो इतनी मुश्किल हालात तर मामलात कर रहे हैं और जस्ट 60 रुपए यौमिया दिहाड़ी पे ये बेचारा काम कर रहा है। अल्लाह करे कि इनके मामलात हल हो सके। चले हम बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। हुकूमत पीटीआई में मुज़ाकरात खत्म, इल्जामात का सिलसिला शुरू। हुकूमत अपोजिशन को, अपोजिशन रहनुमा हुकूमती नुमाइंदों को बातचीत की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बयानात की बौछार के दौरान पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी? सोलो फ्लाइट या फिर कोई नया ग्रैंड अलायंस? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मौशी बेहतरी की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। कानूनी, मादनियात, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट। आखिरकार हुकूमत इक़दाम के समरात दिखाई दे रहे हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ अदालत का बड़ा हुक्म। पुलिस को तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर ख्वाजा सराओं और गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पुलिस अहकामात पर अमल कैसे यकीनी बनाएगी? डीआईजी ईस्ट से बात होगी। और पाकिस्तानी शहरी का खिदमात के शोबे में बड़ा कारनामा। बहरीन में इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली रोशन लगारी आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। शो का करते हैं अब बाकायदा आगाज, और बाकायदा आगाज सियासत से। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात खत्म हुए तो अब इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन रहनुमा हुकूमती नुमाइंदों को मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही जो है वो बेहतर बना सकती है। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। अच्छा, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की नाकामी का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया और कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। भाई हमारे तो सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। लेकिन देखिए अब एक बंदा दूसरे पे और दूसरा बंदा पहले पे डाल रहा है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस न्याज़ी साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हुकूमती अरकान के मुताबिक मुज़ाकरात ख़त्म होने के पीछे तहरीक इंसाफ का हाथ है। आप लोग के मुताबिक तहरीक इंसाफ का हाथ जो है वो है उसमें हुकूमत को तकलीफ़ देने में। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये हुकूमत जो है उसने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे। इस सब पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मिसट्रस्ट है कि जिस तरह पीटीआई का रवैया है, हमेशा से इमरान खान ने सुबह कुछ कहा है, शाम को कुछ कहा है। सुबह बयाने कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है।
और कोई भी टेस्ट करने को तैयार नहीं, कोई सियासी पार्टी, कोई इदारा, कोई भी टेस्ट करने को तैयार नहीं। इवन के फजल रहमान जैसे एक सियासतदान, उसके पास भी जब पीटीआई का वफ्द आया कि आप उनसे मुलाकात कर लें, जेल में हैं वो, तो उन्होंने उनसे बात की कि जी मैं तो जमहूरी एक सियासी बंदा हूँ, मुझे मुज़ाकरात में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन कोई आप में से कोई बंदा गारंटी दे सकता है कि अगर मैं जो बात तय करके आऊँ उस पर वो कायम रहेंगे? तो सारे वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो बात यह कि मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ा यह मिसट्रस्ट है। उस भी हम में भी कोई ट्रस्ट नहीं है, हम पे वो नहीं करते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी इन्होंने एक मिच्योर सियासी जमात का एक जिस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा ये एल्यूजन और डिलीजन पे ये बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी कई हाथ है, क्योंकि 28 को तो हमने बैठना था। हुकूमत की अगर नीयत ठीक न होती तो जो 22 निकात उन्होंने हमें तीसरी मुलाकात में दिए थे रिटर्न, हमने उनका जवाब तैयार किया था और हमारी पूरी एक सियासी टीम बैठी थी, हमारा थिंक टैंक था, उन्होंने उसके जवाब तैयार किए थे। और हम तो इस पर भी थे कि जुडिशल कमीशन के जो ये रेट लगाए हुए हैं, अगर जो उसमें टेक्निकल जो कई वजूहत हैं कि कई केसेस कोर्ट्स में हैं, कई की ट्रायल हो चुका है, कई का आप देखें कोई कैसे केस हैं सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। अब हम सुप्रीम कोर्ट केस सुन इधर से हम जुडिशल कमीशन बना दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह जाती है? तो इस तरह के चंद तकनीकी पॉइंट है जिसकी वजह से हम हिचकिचा रहे थे जुडिशल को बताने में कि हम इनको पेशकश करेंगे कि एक पार्लियामानी कमेटी बना लेती है। लेकिन इसके बावजूद हमारा ये एक जो हमारे थिंक कमीशन बनाना चाहिए, तो फिर हमने ये सोचा था कि हम उसको मशरूत बंद करेंगे। असल में उसमें ये नहीं होगा कि फलां जज को बनाए, क्योंकि अभी जुडिशल कमीशन का बना है नहीं, और फिर पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फलां जज बनने चाहिए, सीनियर तरीन 3 बनने चाहिए, फलां बनना चाहिए। तो इस तरह इदारे पोलिटिसाइज होते हैं, फिर उस जुडिशल कमीशन की कोई वक़्त नहीं रहती, फिर उसको रिजल्ट को कोई तस्लीम ही नहीं करता। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हम जुडिशल कमीशन में पीछे हट रहे थे। साहब, कल मौलाना फजल रहमान से भी पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई है। सियासी मैदान में अफवाहें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि शायद अब पीटीआई सोलो फ्लाइट के बजाय इत्तेहाद बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो क्या ये हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है? मेरे ख्याल में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं बड़े जीरक सियासतदान हैं, अभी और पिछले 1 साल 5-6 महीने ये इकट्ठे रहे हैं, और जिस तरह का कंडक्ट उनका रहा है पीटीआई का, मेरा नहीं ख्याल कि फजल रहमान साहब उन पर ट्रस्ट करें किसी बात पे, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरे साथ अगर वो एग्रीमेंट करते भी हैं, कल वो यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न के तो ये वैसे मास्टर हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा, फजल रहमान साहब जो है ना जी, वो एक जमहूरी पार्टी, सियासी जमहूरी पार्टी है, मजहबी जमात है, हमेशा उसने आइन का एहतराम किया है। जो आइन के चलने वाली तमाम जो सियासी कुव्वतें उनके हमेशा साथ बैठते हैं। 22 महीने हमने जो कोलिशन गवर्नमेंट चलाई थी 2022 से 24 तक, वो हमारे साथ रहे हैं। तो वो किसी भी ऐसी चीज़ का साथ नहीं देंगे जिससे मुल्क ये या रियासत की जड़ें खोखली हो जाएं, या सियासत जो रियासत है इंतशार का शिकार हो जाए। तो वो किसी तरह इस तरह की वो बात नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो अपनी शरायत पे करेंगे, और लेकिन उनको फिर कोई गारंटी दे के वो शायद उनसे बात करें। और अगर ये तो अच्छी बात होगी अगर फजल रहमान साहब को साथ देके चलें, तो शायद हमारी बात वो नहीं मानते, फजल रहमान साहब की शायद देकर बात मान लें, तो एक हम तो उसको अच्छी बात समझते हैं, हम उससे कोई अच्छा। वैसे सेनेटर साहब, 2 मुतालबात थे ना, एक सियासी कैदियों की रिहाई और एक कमीशन का क़याम। क्या हुकूमत इन दोनों मुतालबात पर अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सकी? अब देखें, वो मुज़ाकरात से पीछे हटे हैं जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हम तो बल्कि ये कहने कि जो केसेस अदालतों में हैं या जिनके फैसले हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं। अलबत्ता जो 26 नवंबर के जो कैदी हैं, जो हैं 26 नवंबर के, उनके तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए। अच्छा। कुछ की वो जमानतें हो भी गई हैं, कुछ 300-400 बंदे केसेस हैं, उस पर शायद माफ़ी की हुकूमत बैठ के मुज़ाकरात कम बैठ के तो उसका माफ़ी भी तराफी हो सकती थी, और हम आपस में बैठ के हमारा ये हमारे एजेंडे में शामिल था कि हम पीटीआई को कहेंगे कि कम अज़ कम 9 मई को तो फेस करें। वो तो एक बिल्कुल इदारों के खिलाफ नहीं किया, उस पर तो कुछ बात नहीं हो सकती। और जिन लोगों ने वो 9 मई में शामिल है, हम उससे बात भी नहीं करते। अलबत्ता 26 नवंबर को जो एहतजाज की है उस पर जो है वो हम बात करने को तैयार थे।
उस पर उनके जो बंदे गिरफ्तार हैं उन पर माफ़ी दावी हुकूमत माफ़ी का ऐलान भी कर सकती थी, लेकिन वो चौथी नशस्त के लिए आए भी नहीं और खुद ही मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। तो इस पर यह कहना कि हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात से पीछे फिर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से पीछे नहीं रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस नाज़िर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी सियासी आरात से हमें आगाह कर रहे थे। चलें आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे मासूमाना किस्म का, वो ये कि भाई आपको पता है कि मोहब्बत क्या होती है? कोई डेफिनेशन है इस चीज़ की? मोहब्बत की डेफिनेशन ज़्यादा सोचने नहीं है, बस फौरन करना है। तवील है, बहुत निकल जाएगा। जी नहीं, मोहब्बत की डेफिनेशन है हर हफ्ते $5000 और पाकिस्तानी पासपोर्ट। जी, 7 समंदर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी नौजवानों में ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो जड़ावाला, गुजरावाला से लेके कराची, पेशावर तक अमेरिका से खवातीन जो है वो आ रही हैं। अंदर अट्रैक्शन नहीं है, बातें बड़ी मजे मजे की होती अच्छा ये है। तो भाई अब कहानी ऐसी है कि 7 समंदर पार से पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून है। अब वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, इसमें मोहब्बत का कोई अमल दखल नहीं है। वो एयरपोर्ट से सीधा जो है वो गई नदाल मेमन के घर, गार्डन पहुंच गई वो, और लड़के ने शादी से इनकार किया, अहले खाना घर बंद करके भाग गए। अमेरिकी खातून ने जो है नौजवान के फ्लैट की पार्किंग में डेरा डाल लिया, कह रही शादी करने आई हूँ, शादी करके जाऊंगी। जबरदस्त। सहाफियों के सवालात के जवाब देने के लिए उन्होंने हज़ारों डॉलर्स भी मांग लिए, ये तो बताया नहीं आप। नाज़रीन, महबूब आपके कदमों से डायरेक्ट महबूब आपके फ्लैट के नीचे और महबूब शादी करके ही जाएगा। अब हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। खुर्रम, मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि आपकी इनसे बात हुई, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि आपकी खातून से बात हुई, इसका मतलब है कि या तो आपने डॉलर दिए हैं या फिर आपने डॉलर नहीं दिए हैं। तो खुर्रम, क्या केस है? ये केस है क्या? ये आदमी कौन है? पहले तो ये लड़का है, ये कौन है? इसका क्या बैकग्राउंड है? इसकी कब इन खातून से मुलाकात हो गई? कब इन्होंने शादी के लिए बुला लिया? पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? जी बिल्कुल, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी, और दोनों ही ये ऑनलाइन काम करते थे। अच्छा। नौजवान जो लड़का है ये कॉल सेंटर में काम करता था, खातून भी अमेरिका में ही ऑनलाइन काम करती थी। दोनों की इंटरनेट के थ्रू दोस्ती हुई, इसी तरह ऑनलाइन के थ्रू, और तकरीबन 2 साल ये सारा सिलसिला इनका रहा। 11 अक्टूबर 2024 को खातून जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं और एक गेस्ट हाउस में इन्होंने रिहाइश इख्तियार करी। इस दौरान इनकी मुलाकातें भी रही हैं। और जो निडाल अहमद मेमन पूरा इस नौजवान का नाम है, 19 साल लड़का है ये, और पुलिस एहलकार का बेटा है और इसी अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर है। और इसके वालिद जो है वो सिक्योरिटी जोन 2 के अंदर जो है वो ड्यूटी करते हैं, तैनात हैं। अब ये नौजवान कल भी खातून से कौंसल खाने की टीम ने मुलाकात की, उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और फिर गाड़ी पकड़ी और ये इस नौजवान के घर पहुंच गई। जैसे ही इत्तला मिली तो ये फैमिली जो है निडाल अहमद मेमन की, ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से फरार हो गई। खातून ने डेरा डाल लिया। शाम में भी ASP फायजा जो है यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने खातून से बातचीत की और उनको कहा कि आप पार्किंग में कहाँ बैठेंगी, हम आपको बेहतर पे गेस्ट हाउस या किसी बेहतरीन जगह पे आप रिहाइश इख्तियार करें, हम आपकी नौजवान से मुलाकात कराएंगे। लेकिन उस वक्त तो ये राजी होकर चली गई, लेकिन रात हमने देखा कि रात दोबारा से ये खातून वापस यहाँ पर पहुँच गई और पुलिस जो है वो मजबूर थी। रात को DSP कैसर शाह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने वुमेन पुलिस जो सेंटर है वहाँ और किसी भी गेस्ट हाउस में रुकने से इनकार कर दिया। तो खुर्रम, ये अभी भी खातून उसी फ्लैट में ही है, वही उसी पार्किंग में बैठी हुई है। ये तो इनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये तो खुर्रम 1 बजे। हाँ, तो अब सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है? कहीं राजी हुई है वापस जाने के लिए कोई, और या वो लड़के से आप लोगों का कोई कांटेक्ट हो सकता है? लड़का तो देखा ढूंढ सकते हैं। मैं अगर ये पूछूं कि खुर्रम, पुलिस लड़का तो ढूंढ सकती है, तो मैं इसमें गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल लाजमी बात है, वो पुलिस एहलकार का ही बेटा है और वो अभी पूरी फैमिली जो है वो लापता है, ये कह रहे हैं। क्योंकि शाम में जैसे ही इत्तला मिली थी, तकरीबन 4:30 बजे के टाइम ये नौजवान जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गाड़ी में निकल गया और उसके बाद अभी तक इनका पता नहीं है। फ्लैट को ताला लगा हुआ है। अच्छा, इस फ्लैट की जो मकीन है वो इंतहाई जो ना वो रिहायशी हैं, वो बड़ी उनके लिए जहमत बन गई है ये सारा मामला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। खातून की सिक्योरिटी रिस्क होने की वजह से फ्लैट में आने और जाने पे पाबंदी लग गई। जो रिहायश की मकीन है, रात में उनसे हमारी बात हुई तो यहाँ की जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, वो बहुत परेशान। उनका कहना है कि हमारा मेडिकल स्टोर या किसी भी चीज के लिए घर से बाहर जाना एक मुश्किल बन गया है, हम अपनी ही बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने मुतालबा कि इस खातून को फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव किया जाए और उन्होंने कहा गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो ताकि इस खातून को किसी बेहतर जगह पे गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं खुर्रम, तो नौजवान से मुलाकात की जाए क्योंकि फ्लैट को बंद करके चले गए। खुर्रम, ये अमरीकी कौंसल खाने के हुकाम भी गालिबन आए और उन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की, तो उनकी भी ये नहीं मान रही हैं?
बिल्कुल, इनका सिर्फ और सिर्फ एक यही कहना है कि मैं यहाँ पाकिस्तान जो है वो शादी करने के लिए आई थी और शादी किए बिना जो है वो मैं यहाँ से अच्छा, ये जो शादी की शराइत है ना खुर्रम, मैं चाह रहा हूँ ज़रा इस पे रोशनी डालिए आप। इनका ये मुतालबा था या फिर मुबैना ये बात है कि जी इन्होंने शादी के बस $5000 पर हफ्ता मांगे थे? नहीं, ये बात गुज़श्ता रोज़ जब मीडिया टीम यहाँ पहुंची है, क्योंकि शाम में खातून 4:30 बजे पहुंच गई थी, तो उसके बाद से ही मीडिया के नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बिल्कुल बात करने से उस वक्त इसलिए इनकार कर दिया था। ये इनका कहना ये था कि मैं उस नौजवान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ना अपने बारे में कुछ बताऊंगी आपको। अगर आपको मुझसे कुछ मालूमात हासिल करनी है तो उसके लिए आपको मुझे उस शाम तक इन्होंने बताया था $3000 लूंगी। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, पुलिस आ गई, ASP फायजा पहुंची, तो रात में दोबारा से एक खातून यहाँ फ्लैट में आई हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं वीक के 5,000 दूंगी बात करने। तो इसका मतलब उन्हें समझ आ गया कि मैं मीडिया की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हूँ। अच्छा, अब इसमें फिर उनको ये भी समझ आ गया कि वो कराची पुलिस के साथ यहाँ पर आ रही हैं, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया अपने। अच्छा, फिर खुर्रम अब इसका भाई क्या है मंतकी अंजाम, क्योंकि ये इनके लिए भी खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो वो अल्लाह ना करे खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान की बदनामी, कि अमेरिकी खातून यहाँ पे आई हुई हैं। फिर आप बता रहे हैं कि वो फ्लैट वाले उनकी ज़िंदगी अचीरन हुई हुई है। पुलिस क्या कहती है, कैसे इस केस को सॉल्व करेगी? देखें, इस मसले के लिए जो DSP कैसर शाह जो रात तकरीबन 1:30 बजे इस फ्लैट में इन खातून को छोड़ के गए और पुलिस सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, 2 लेडी कांस्टेबल हैं, 2 कांस्टेबल यहाँ इनके साथ पूरी रात इस अपार्टमेंट की पार्किंग में मौजूद रहे। अच्छा। तो DSP कैसर शाह ने कहा था कि सारे मामले को सुबह दोबारा तमाम आला अफसरान से मशवरे के बाद इस सूरत हाल को देखेंगे और अमेरिकन कॉन्सल्टानी की इसमें मदद जो वो है हासिल की जाएगी ताकि इस सारे मामले को और सॉर्ट आउट किया जा सके, क्योंकि यहाँ इनका सिक्योरिटी रिस्क का मामला बनता जा रहा है। साथ ही बिल्डिंग के रिहायशी जो है वो अब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरे एक एरिया के अंदर एक रश लग गया है, बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं। लोग भी तमाशबीन बल्कि देखने आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अमरीकी देखा होगा, वो बावलों की तरह उमड़ आए होंगे। और हम इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे हम वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका तो नाज़रीन देखा आपने कि मोहब्बत करें तो देख दाग के करें, और फिर ऐसी मोहब्बत आपके गले पड़ जाएगी ना 7 समंदर पार से आगे, फिर आपको भागना ही पड़ेगा। ऐसा है कि फिर हम भी भागते हैं ब्रेक की तरफ। हम ब्रेक की तरफ भाग रहे, हम कहीं नहीं भाग रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ में देने वाली हूँ जनाब। कराची में अमरीकी खातून के बाद एक और खातून की वीडियो सामने आई है जिसमें शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं, लेकिन वो किससे शादी का इजहार करने की कोशिश कर रही हैं? व्हाट इज दिस फैसल? व्हाट इज दिस बिहेवियर? व्हाट इज दिस बिहेवियर फैसल? कितने पैसे दिए आपने इस खातून को ये बात बुलवाने के लिए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए, अभी हमें मौसूल हुई है वीडियो। आपको हुई ना मौसूल? इसका मतलब आपने दिए? चैनल को मौसूल हुई। चैनल पे मौसूल हो गई। अमरीकी खातून को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, तो फिर इनको क्यों ना? मैं जिनके लिए आई हूं, बाय द वे मैं आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि इस चैनल में सिर्फ एक फैसल नहीं है। हाँ, तो हाँ, जितने हैं वो सारे रडार में, एक नहीं 3-4 हैं यहाँ पे। 3-4 फैसल है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिंस मैं आई नो यू तो मुझे लग रहा है इसके बाद आप बाकियों को भी जान जाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ लें अगर तक आपकी खत्म हो गई है तो। नाउ फोकसिंग ऑन रादर सीरियस टॉपिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने यूनान किश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और वज़ीर आज़म ने DG-FIA को ओहदे से हटा दिया। आपको पता होगा कि पिछले 3 से 4 महीनों में इतने वाक़यात पे दर पे हुए हैं जिसमें इतने पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक शख्स को OSD करने से, ओहदे से हटाने से वो तमाम तर लोग वापस आ जाएंगे? वो तमाम तर जो प्यारे बिछड़े हैं क्या वो वापस ला सकेंगे? उनके लिए हम इस बे इंतहा अहम मामले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान का इतना संगीन मसला बन गया, लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सिंस यू हैव बीन इन द ऑफिस, पे दर पे इस तरह के वाक़यात आना और किसी एक अफसर को OSD कर देना, इस मसले का हल है क्या? लेकिन जब भी कोई अदारा अपना काम सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहा होता तो और आपको याद होगा हमने पहले भी इस पे बात की। जी हाँ। और
मैंने तब भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को जब तक एक्शन नहीं लेंगे, इसकी कमांड नहीं संभालेंगे, तो इस पे कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो मुझे नजर नहीं आता। और अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब इस पे दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेसिकली साल 1.5 साल पहले एक कश्ती डूबी थी लीबिया में, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी और उसका सरबराह बना दिया एक साबिक एडिशन डीजी एफआई थे, और उस बाद में वो डीजी नेशनल सादिक साहब। उन्होंने काफ़ी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट जो थी वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को सबमिट की, और शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो रिपोर्ट थी उसको अप्रूव किया, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डीजीएफआई को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को नीचे भेज दिया। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से उस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और साल गुजर गया। उसके बाद दोबारा जब ये मोरक्को वाली कश्ती डूबी, तो फिर मीडिया में काफ़ी जो था वो इस मामले को उठाया, और उसकी वजह से मीडिया में जब ये मामला ज़्यादा उठा तो वज़ीर ने दोबारा नोटिस लिया। दोबारा नोटिस आया कि जो पहली रिपोर्ट थी इस पर तो काफ़ी काम नहीं हुआ। हमने भी, आपको याद है, इस पे हम काफ़ी बात करते हैं कि जो पहली रिपोर्ट इस पर काम नहीं किया। अगर आपने कमेटी बनाने का मकसद कोई नहीं है, अगर आप कमेटी की फिर अगर कमेटी बना दी, आपने उसकी जो सिफारिशात थी वो भी मंजूर कर ली, अब इसमें आगे आपने जब भेज दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इसमें चले, इस बात से ये क्लियर तो हो गया कि वाकई जो गफलत थी और उस गफलत की सज़ा मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से बहुत कम है। इतने दर्जनों पाकिस्तानी इसमें जो है वो बेचारे हलाक हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि ज़रा एक बार फिर लोगों को बताइए कि पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से तो लोग ऐसे स्मगल होके नहीं जाते हैं, वो कौन से हॉट स्पॉट्स हैं पाकिस्तान में जो आइडेंटिफाइड है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा ये कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, और अगर तो वो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं तो ये हमारी इदारों के लिए काम आसान नहीं है कि वहीं पे क्रैकडाउन करें? आपने दुरुस्त बात की है कि देखिए, जो गुजरांवाला गुजरात डिवीजन है, सबसे जो ज्यादा हब है इसका वो है, और सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स हैं वो भी उसी एरिया से हैं, और वहीं से ज्यादा जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है। तो एक स्पेशली जो ये यूरोप में बाया कश्ती जाने वाला जो सफर है, इसमें सबसे ज्यादा गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन है, उसके और साथ उसके जो सराउंडिंग अजला हैं वहां से भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन अजला में उन जो एफआई के दफातर हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो बदतर हालत है, और वो जो दफातर हैं, अगर वो दफातर प्राइवेट माफिया चला रहे होंगे, एजेंट माफिया चला रहा होगा, तो वहां पे जो अगर महकमा के जो सरबराहान हैं या वजारत दाखिला है, अगर वो उस पे जो सीरियस उसको नहीं लेंगे, तो जो पिछले 25-30 साल में चल रहा है वही चलता रहेगा और फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो यानी एयरपोर्ट्स पे कंट्रोल के साथ साथ सबसे बड़ा इश्यू है कि उन एरियाज में कंट्रोल किया जाए जहाँ पे हजारों की तादाद में जो एजेंट माफिया है, हजारों एजेंट हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी सजाद साहब, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं दर्जनों का। जी सजाद साहब, एजेंट हैं वो मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जी। सजाद साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आपने कहा कि हालात जो है वो इतने बदतर हैं, थाने भी, वो जगह भी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं कि जी गुजरात में, ये भी आपने बताया कि वहाँ के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं, बदतर हालात हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप बता रहे हैं इतने अरसे से ये इंसानी स्मगलिंग का केस जारी है, इक़दाम क्यों नहीं हुए अभी तक? आइडेंटिफाई हो गया, सब कुछ कर लिया गया और पहले से होता चला आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है? वजह क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए अभी तक? देखिए, प्रायोरिटी अगर सेट करेंगे तो हो जाएगा। अभी अगर प्रायोरिटी सेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये अभी उसकी तरफ चल पड़ा काम, और अगर इसके ऊपर फर्दर फॉलोअप लिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे फॉलोअप लेते रहे और इसको मॉनिटर करते रहे, तो जरूर यकीनन फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ फॉलोअप रखा, तो फिर ये जिस तरह पहले हो गया वही हो जाएगा। जैसे पहले एक साल गुजर गया, अभी भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर इसका रेगुलरली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इसका फॉलोअप ना रखा, इसकी अपडेट ना ली,
तो मैं नहीं समझता कि फिर फिर दोबारा इसमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा एक सरबराह चेंज करने। एब्सोल्युटली बाजवा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमें पता है कि इतना अहम मामला है, और जो बात सजाद बाजवा ने बताई कि 1 साल पहले ही डायरेक्टिव्स दे दिए गए थे, और अगर उन पे अमल हो जाता तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं आते, लेकिन उन पे डायरेक्टिव्स पे अमल नहीं हुआ एंड दे रिजल्टेड इन लॉस ऑफ प्राइज्ड पाकिस्तानी लाइव्स। हम उस चीज़ को पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए शायद ये बैक टू बैक हादसा होते चले जा रहे हैं। अगर इस चीज़ को सीरियसली लें, उन्होंने कहा कि मॉनिटर करें, इम्प्लीमेंटेशन हो, जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो प्लान्स किए गए हैं, तो शायद इन तमाम चीज़ों से हम बच सकें। खैर, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ट्रेड नॉट एड, डू मोर नहीं, इन्वेस्ट मोर। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी के मजीद दर भी खुल रहे हैं, और एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका की नज़रें हैं अब पाकिस्तान पे। अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमाकारों के वफ़द ने कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और बहुत कुछ हुआ उसमें। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जावेद बलवानी साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा सर हौसला अफजाई इक़दाम है, ऑल्दो के कोई ऐलानात ना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जिसका आउटलुक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी के मामलात को अमरीकी वफ़द ने बड़ा खुशाइन करार दिया है, और माइंस एंड मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पे इन्वेस्ट करने को कहा है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी है मुल्क के अंदर वो अच्छा ही है, मगर अब सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं कि हम चाइना के लोग वैसे ही बेचारे परेशान हैं, और चाइनीज के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की और कंडीशन रखी हुई है, तो लोकल इंडस्ट्रीज वालों को बहुत तकलीफ होती है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना और मेंटेन करना, और उस पर जो रेंट है। तो अब अच्छा है कि अब माइनिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल। हमारा जो है यूटिलिटीज के टैरिफ और बहुत हाई है दुनिया में, मगर कोई भी चीज में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो मुल्क के लिए अच्छा ही होता है। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट करने वालों का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने दुनिया में कितनी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल, और उनकी क्या पोजीशन है फाइनेंशियली, ये सब चीजें देखने की होती है। क्योंकि जो अच्छा प्रोफाइल कंपनी का होता है, उस कंपनी के लोग जो है उस पर ब्लाइंड फेथ करते हैं और उनके शेयर्स भी लेते हैं। तो कैसी कंपनीज है, क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। इसमें बलवानी साहब, ये जो जेंट्री बीच साहब हैं, इनका टेक्सास से ताल्लुक़ है और हेज इन्वेस्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, और ये समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही क्लोज़ एलाई के तौर पे। जब बिजनेस की बात होती है तो जो एक पूरा आउटलुक इसका गया है, उससे हमें कितना पुरुम्मीद होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इनिशियल मुलाकात हुई, इसमें वज़ीर आज़म ने भी कुछ गारंटीज़ दी हैं। तो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कहा है। हमें बिंग पाकिस्तानी मज़ीद माहौल को कैसे कंडीसिव मज़ीद बनाना चाहिए? आप इसको एक अच्छा आगाज़ समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि श्रीलंका के अंदर एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर था, जो उसकी काफी फैमिली मेंबर्स पाकिस्तानी थे, हेमंत था वो $1 बिलियन का इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। हमारे मुल्क में वो आया, हमारे मुल्क में किसी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं कराया, कई साल पहले की बात है ये। और फिर उसने जाके इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, समझे। अलग उसका बहुत अच्छा प्रोफाइल था, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया। तो हमें अच्छा प्रोफाइल का कोई भी हो, चाहे ट्रम्प का साथी हो, चाहे बुश का साथी हो, मगर उसका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छे लोग इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, जिन्होंने दुनिया में कई जगह इन्वेस्ट किया हो और सब जगह ग्रोथ हुई हो और उन कंट्रीज को फायदा हुआ हो। जी बलवानी साहब, वो इन्वेस्टमेंट तो अच्छा गिना जाता है। बलवानी साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूँगी अब एक चीज़ के ऊपर बात कर लूँ आपसे। मईशत की तरफ गामसन है माशाल्लाह हमारा मुल्क, हमें बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, अच्छे मौके हमारे पास आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ताजरों को किस चीज़ की कहाँ कमी है? अगर आप उसको फोकस कर लें और उसके ऊपर बात कर लें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा ताजिरों का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में यूटिलिटी टैरिफ जो है उस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ हो गया।
इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ताजिर बिरादरी जो है इसलिए इन्वेस्ट भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि बैंक्स को अगर आप कितने परसेंटेज अगर इंटरेस्ट रेट हो तो पहले आप बैंक को कमा के देंगे, फिर यूटिलिटी भी महंगी हो। कोई भी एक चीज़ देखें, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और यूटिलिटी टैरिफ यही हो तो शायद मैनेज हो सके। अब दोनों तरफ से आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एकदम बढ़ जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मगर फिर भी ताजिर जो इधर पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यहाँ, और कई लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है इस मुल्क से, मगर जो मौजूद हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सरवाइव कर सकें, और गवर्नमेंट हमें कमिटमेंट कर रही है कंटिन्यू। लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट ले आएंगे और यूटिलिटी टैरिफ करेंगे। देखिए इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी बिजली की जो कैपेसिटी पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो कैपेसिटी पेमेंट खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, वक्त की कमी है, लेकिन पॉइंट टेकन, आप पैनल इशू से पाकिस्तानी ताजिरों को बताया, लेकिन एक आगाज़ अच्छा है। हमेशा से या तो अमेरिका कहता था पाकिस्तान को डूम, और या फिर हम एड की इमदाद की बात करते थे, बट फॉर मी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ कह देना भी इसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो आपको दिखानी है कि दुनिया कैसे बदल रही है, तकाज़े कैसे बदल रहे हैं, और मीडिया जब बदल रहा है तो उसकी कबूलियत कहाँ कहाँ हो रही है। अमेरिका में सदर की तब्दीली हुई और बहुत कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्पोक्स पर्सन भी नहीं थी, क्लॉडिया। न्यू मीडिया वॉइसेस, ये अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि जब यूट्यूबर्स एंड पॉडकास्टर्स और टिकटॉकर्स को जो प्रेस हॉल है उसमें उनको एंट्री दी जा रही है अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मीडिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यूज़ रिलेटेड वहाँ जाके मेकअप की टिकटॉक्स नहीं बनानी है, ये भी सुन लें आप। ऑब्वियसली वो अमेरिका का स्पोक्स पर्सन के हॉल में, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस वक्त लोग देख रहे होंगे ना, तो वो यही सोच रहे होंगे अरे कैसा अजीब सा नहीं लगेगा कि प्रेस ब्रीफिंग हो रही है अमेरिका की पॉलिसी मामला की, टिकटॉक्स बन रही है मेकअप वाली। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो हुआ है, चलिए अब उस पर हम आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। बहरीन का इमरजेंसी डिस्पैच हॉल ऑफ फेम, और यहाँ पे पाकिस्तान का फ़ख्र जगमगाया है। वो कैसे? वो ऐसे कि रोशान लगारी, उन्होंने मिडल ईस्ट नेविगेटर 2025 में इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर ऑफ द ईयर का बावकार एजाज़ जो है वो हासिल किया है। चलो इनके बारे में मैं खुद ज़रा सी कुछ बातें कहना चाहूँगी कि रोशान जो हैं वो एक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और उन्होंने जो काम किया है वो काम अक्सर हम बाहर जब सुना करते थे हम कहते थे देखो कैसे इन्होंने रेस्क्यू कर लिया है माँ बच्चे को। बाय द वे देयर इज़ अ हॉलीवुड मूवी मेरे ख्याल से हैली बेरी की, जिसमें वो एक रेस्क्यू एजेंट होती हैं और उनके घर में कोई आ जाता है और फिर वो किस तरीके से उस मर्डरर से उस बच्चे की जान छुड़वाती हैं। मूवी में हीरोज़ नहीं होते हैं, वी हैव गॉट प्रोटैगनिस्ट इन द रियल लाइफ एज वेल। तो रोशान लगारी हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ साथ 1122 के असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन अल्फिया ऑन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्फिया और रोशान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू रोशान। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप टू दिस एब्सोल्यूट वंडरफुल इवेंट। मुझे थोड़ा सा बताइए कि नाजरीन को हम भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने एक ऐसे केस में मदद की कि जो लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी ना, तो प्लीज़ टॉक थ्रू अस कि वो हुआ क्या था। एक्चुअली इन मॉर्निंग बिटवीन 9 and 10 एक कॉल रिसीव होती है। कॉल जो थी वो हमें नेबर के थ्रू रिसीव होती है। नेबर एक हमें कॉल करती हैं, हमें इन्फॉर्म करती हैं कि जो है वो एक डिलीवरी हो रही है हमारे नियर बाय यानी हमारे नेबर में। और इलाका कौन सा था? ये इलाका गुलशन का था। अच्छा, कराची। गुलशन इकबाल से कॉल थी ये, कराची से, और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया डिलीवरी हो रही है और बेबी का जो हेड है वो स्टक हो गया। इन दिस केस फर्स्ट वो भी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में थी। ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी ही होती है कि पैनिक तो होता है पर्सन, तो हमने उनको थोड़ा सा काउंसल किया, काल्मिंग टेक्निक्स यूज़ की जो कि हमारी ड्यूटी है, हमारी स्किल्स में आती हैं। सो फिर हमने उनको काउंसिल किया और उन्हें कहा कि आप काइंडली उस सीन पर अराइव करें फ़ौरन, ताकि हम पेशेंट की हेल्प मिलकर कर सकें। देन जब वो वहाँ पहुँची तो यस बेबी उस वक्त तक आउट नहीं हो पा रहे थे।
फिर अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पेशेंट की बेसिक डिटेल्स ली। सबसे पहले तो एम्बुलेंस डिस्पैच होती है, वो हमने कॉल स्टार्ट होते ही एम्बुलेंस के लिए एड्रेस वगैरह ले लेते हैं, उनका नाम, जो कॉलर का नाम और CLI, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ताकि हम फिर से कॉलर को अप्रोच कर सकें। वो हम दे चुके थे और एम्बुलेंस मूव हो चुकी थी। इन द मीनवाइल अब जो पेशेंट जिस कंडीशन में थी, जो बेबी सफ़र कर रहे थे, हेड स्टक था, हमें उनकी हेल्प करनी थी और फौरी करनी थी, जो कि दोनों की लाइफ के लिए बहुत क्रूशल था। फिर हमने जो है वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया, जिस तरह से हेल्प की जाती है, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, हमने उसके थ्रू जो है वो बेबी डिलीवर करवाया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। हमें अपनी सारी स्किल्स को जो है वो एक्टिव रखना होता है ड्यूरिंग अ कॉल। हमें बैकग्राउंड पर वॉइसेस को सुनना होता है क्लियरली। जब हम कॉलर से बात करें, कुछ भी हो रहा है, तो मैं कंटिन्यूसली उनसे ये चीज़ पूछती रही कि पीछे क्या हो रहा है, क्या जो मैं बता रही हूँ आप उससे फॉलो कर रहे हैं, और वो कर रही थी फॉलो। दैट्स द गुड थिंग, उन्होंने कोऑपरेट किया। फिर जब बेबी आउट हुए हैं, जैसा कि मैंने उनको तरीका बताया, तो शी क्राइड। तो जब वो उन्होंने क्राई किया बेबी ने, दैट्स द टर्निंग पॉइंट। और ये बहुत एक हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए भी कि एक लाइफ जो है वो हमने, एक न्यू लाइफ जो है वो सेव कर ली। बेबी स्टक थे, कुछ भी हो सकता था, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की। उनके थैंक्स टू हर कि उन्होंने कोऑपरेट किया, बिकॉज शी रिपोर्टेड कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ओल्ड एज हैं और उनके साथ घर में कोई नहीं है फीमेल्स के साथ, तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे, और अभी ये डिलीवरी इन प्रोग्रेस है, तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। How's the health of mother and baby? मदर और बेबी की हेल्थ जो है वो दैट टाइम भी बिल्कुल दे बोथ आर स्टेबल। और जब स्टाफ अराइव हुआ, हम उनसे कंडीशन मालूम करते हैं, तो जब कंडीशन का पूछा तो दे सेड कि बोथ आर स्टेबल, हैप्पी एंड हेल्दी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप थोड़ा सा इस इदारे के बारे में बताएं कि ये कैसे काम करता है, इनकी और क्या क्या सर्विसेज हैं। Synth Integrated Emergency and Health Services, that is 1122, that is actually transforming the pre-hospital matrix, जो इसका infrastructure है उसको transform कर रहा है। We have 3 wings or 3 business units you can say. The first is the emergency wing that has the ambulatory service and the mortuary van service, which is absolutely free of cost. Anyone who calls can access to the services without paying a single penny. The other is our telehealth service, that is Teletabib. And there we have family planning, medical, psychological, mental health and well-being wing है हमारा। वहाँ पे आप 1123 पे कॉल करके ये सारी कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, absolutely free of cost, and we have trained qualified doctors sitting in our premises that help people from across Pakistan. Wow. Yeah, so whenever you call you need counseling, and there are many suicide cases that we have attempted, जो कि लोग कह रहे हैं कि हम अब ये करने वाले हैं, तो हमारे काउंसलर उनको फिर प्रॉपर काउंसिल करके काम डाउन। अलग बिल्कुल टॉपिक है और उस पर हम ज़रूर कभी लाजमी करेंगे कि इस तरह के केसेस को एक जो रिस्पोंडेंट है वो किस तरीके से वो कर रहा है, हैंडल कर रहा है। रोशान, कमिंग बैक टू यू अगेन, आपके इस ब्रेवरी पे, आपके इस ज़बरदस्त फीट पे आपको अवार्ड मिला, विच इज़ जस्ट, आई वुड लाइक कि हम अगर थोड़ा सा इस अवार्ड को भी दिखा सके भाई, कि क्या ज़बरदस्त ये अवार्ड है। अब इफ़ यू कैन प्लीज़ यू कैन पिक इट अप एंड देयर यू गो। हेज़ द अवार्ड, जो कि बहरीन की तरफ से जो है वो मिला है रुशान को, और देयर यू गो। इफ़ यू कैन पुल आउट द CG एंड उस पर जो है यस देयर यू गो, उस पर रुशान लगारी नाम भी लिखा हुआ है। रुशान, हाउ इज़ द फीलिंग? आई ऑब्वियसली हैप्पी, लेकिन ये जस्ट इट्स नॉट समथिंग आई अचीव्ड अलोन। वंस अगेन ये हमारे जितने भी स्टाफ हैं वहाँ पे ऑल आर ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड, दे ऑल आर डूइंग वेल। वो सब ही यही काम कर रहे हैं और सब ऑब्वियसली सर्टिफाइड हैं, सब मुझसे ज़्यादा ईयर से सर्व कर रहे हैं। बट वंस अगेन क्वालिटी डिपेंड्स, क्वालिटी पे डिपेंड करता था थ्रू आउट द ईयर, जो क्वालिटी ट्रैक हुई और फिर जो कॉल थी, हर चीज़ का आउटपुट देखा जाता है और आपकी जो प्रोग्रेस होती है उसमें क्या चीज़ कहाँ पर फॉल कर रही है, किस तरह से आपके कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि नॉन कंप्लाइंस में जा रहे हैं, यानी कि उनमें आपसे थोड़ा सा प्रोटोकॉल में हिलजुल हुई है, या वो हर चीज़ हमारी काउंट होती है, आपकी टोन काउंट होती है कॉल पर, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपका बिहेवियर काउंट होता है,
आपकी डिस्पैच टाइम, आपका एवरेज टाइम कि आपने कितनी देर में एग्जैक्टली परफॉर्मेंस को काउंट करते हुए फिर मिला। आई वाज सो हैप्पी, आई एम स्टिल हैप्पी एंड मैं तो उसी वक्त हैप्पी थी जब एक लाइफ जो सेव हो गई, जो आवाज सुनी होगी इस अवार्ड से ज्यादा प्रेस्टिजियस वो आवाज थी। बिल्कुल बिल्कुल। आई आस्क्ड कि क्या ये वही बेबी की क्राई की आवाज है जो डिलीवर हो रहे थे? शी सेड यस एंड लास्ट में आपने भी कहा होगा यस। यस आई डिड। डिड यू हैड टीयर्स इन योर आईज? No, there was no tears because I know I can do it because we are trained, we are certified. So हमारे लिए ये बिल्कुल एक अचीवमेंट है, बट ये हमें करना ही था, ये हमें आना चाहिए। अच्छा, वैसे आपने कहा कि बहुत कॉल्स रिसीव होती हैं, जैसे अभी मैम ने भी कहा कि कॉल्स रिसीव होती हैं। अभी वो वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम ज़रूर एक दिन करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी कॉल आपको आई हो जो यादगार कॉल हो और आपको इसी तरीके से वो याद रहे? बिल्कुल ऐसा है। एक CPR कॉल हमारे पास लैंड हुई थी। द कॉलर वाज पठान। अच्छा, एक्चुअली पठान कॉलर्स जो होते हैं वो मोस्टली थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस एम्बुलेंस भिजवाएं, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ही सेड टू मी। और फिर उन्होंने जो है वो कॉपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया। पेशेंट जो है वो अरेस्ट में थे, कार्डिक अरेस्ट में, ही वाज अनकॉन्शियस, हैव नो ब्रीथिंग। सो फौरी तौर पे उनका CPR स्टार्ट करवाना था। पहले तो वो कंडीशन ही नहीं बता रहे थे, जब तक वो हमें कुछ नहीं बताएंगे हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो अब फिर हमने वहाँ पे काल्मिंग टेक्निक्स और जो है वो अपनी काउंसलिंग स्किल्स का थोड़ा सा यूज़ किया। फिर उन्हें समझाया कि आप CPR करते हैं तो आप अपने पेशेंट को रिवर्ट कर सकते हैं, आपके पेशेंट की एज भी ज़्यादा नहीं है, और उनको तरीका बताया। ही सेड मैं कर तो रहा हूँ, अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत डांटा उन्होंने, काफ़ी कुछ बोला भी, बट व्हेन ही स्टार्टेड CPR उनका पेशेंट रिवर्ट हुआ। और जब उनका पेशेंट रिवर्ट हुआ उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। उसके बाद जब क्रू अराइव हुआ उन्होंने अप्रिसिएशन कॉल करवाई, कॉल बैक करके, एंड ही सेड जो डॉक्टर आपकी कॉल पे बैठी थी उन्होंने जो मुझे गाइड किया था, मेरे पेशेंट की जान बच गई, मेरा पेशेंट मरा हुआ था जब मैंने कॉल की। मिल रही है आपको भाई। हाँ, और इसमें यकीनन ये बात हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहेंगे कि इफ़ मेंशन एनी क्लाइंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम अलग से मेंशन करें। इट्स अबाउट के डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हम कैसे हैंडल करते हैं। अल्फिया, जैसे बात की कि मुख्तलिफ ज़बानों के लोग आपको कॉल करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उसमें भी लैंग्वेज ट्रेनिंग भी आपके यहाँ लैंग्वेज ट्रेंड भी होते हैं? फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई कराची से कॉल कर रहा है, या फिर कोई रत्तो डेरो से कॉल कर रहा है, या फिर कोई शंदूर से कॉल कर रहा है, कोई बलूचिस्तान से कॉल कर रहा है, तो उसमें भी आप लोगों की ट्रेनिंग होती है? अच्छा, होता ये कि वी हैव 3 कॉल सेंटर्स, कराची में है, हैदराबाद में है और सखर में है। तो कॉल सेंटर्स में वी हैव ट्रेंड, क्योंकि अंदरूनी सिंध आपको पता है ज़्यादा सिंधी का इस्तेमाल, सो वी हैव पीपल हु कैन स्पीक इन द नेटिव लैंग्वेज, ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो कि उनका राब्ता तो हो गया, लेकिन अब वो जो सिमेटिक नॉइज, जैसे हम टेक्निकल नॉलेज में कहते हैं कि समझ का फ़र्क, वो कुछ कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वी हैव 3 लैंग्वेजेस दैट इज़ देयर। कराची में ज़्यादातर उर्दू अंग्रेज़ी का अमालगमेशन मिक्स चलता है, और अंदरूनी सिंधी क्योंकि ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान और समझी जाने वाली ज़बान है, सो हमारे जो एजेंट भी वहाँ पर है वो भी बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं, और मदद भी उसी ज़बान में करें तो वो उनको समझ में बेहतर आती है। बिल्कुल ठीक है। अल्फिया और शान, तो कम है लेकिन एक सजेशन मैं इनको ज़रूर देना चाहूँगी। मैं अभी ये सारी सिचुएशन देख के मुझे लगा हर घर से एक फ़र्द को इस तरह की कोई ना कोई ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। एंड लेट मी ऐड, वी हैव एन इंटरनल ट्रेनिंग यूनिट, तो IDE के नाम से है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, एंड वहाँ पे हम लाइफ सेवर्स इंटरनल भी ट्रेन करते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को भी। बिल्कुल, सिचुएशन आ जाए अलार्मिंग या इमरजेंसी, तो घर का कोई एक फर्द हो जिसको ये चीज़ हैंडल अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर ऐसा नहीं भी होता कि कोई आपकी फैमिली से ट्रेंड है, ऐसे ही कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, सो वी आर हियर, हम उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, आप जस्ट हमें सुने, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा करें, आप हम पर ट्रस्ट करें, वी आर ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड, हम आपको बताते हैं आपने क्या करना है। इंशाअल्लाह ताला आप जो जिस परेशानी में आपने हमें कॉल की है उस परेशानी के साथ आप कॉल रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग के हर कोई को एटलीस्ट बेसिक CPR, बहुत सारे लोगों BLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए, CPR और एक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में भी बहुत फर्क नहीं पता है, बिल्कुल। बट जिस तरीके से आप लोग ये जो शमा रोशन करते जा रहे हैं
प्लीज़ इसको कंटिन्यू डूइंग दैट। अलिफिया बहुत शुक्रिया, रोशन आपका बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नॉट ओनली यू बट टू द होल डिपार्टमेंट, टू एवरीवन कि जो इसमें, और ख़ास तौर पे वो खातून भी अगर सुन रही हैं, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप सुनते रहे, आपने उन खातून को गाइड किया, उन खातून ने फिर आगे वो सारा किया। तो शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल नेम एज वेल। बिल्कुल, जब मैंने लास्ट में उनसे पूछा कांग्रेचुलेशन मैम, मेल हैं या फीमेल है बेबी, यानी कि बाबा हैं या बेबी हैं, शी सेड, शी स्टार्ट लाफिंग एंड सेड वो फीमेल है, उनका हमने नाम फातिमा रखा। एक्चुअली शी सेड मैं परेशान हो गई थी थोड़ा सा मैडम, इसलिए मैं कॉपरेट 8 टाइम उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया एंड 8 टाइम मैंने उनको कॉल बैक किया जस्ट टू डिलीवर अ बेबी, कि ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, कॉल रिसीव होने के बाद कि हम उनकी हेल्प ना कर सके और मुझे कोई रिग्रेट ना रह जाए। बट यू डिड इट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। सो देयर यू गो, देयर आर पीपल इन आवर सोसाइटी कि जो इस तरह से भी काम करते हैं, इसलिए कभी भी इस तरह की चीज़ हो जाए अपना कंपोजर लूज ना करें, देयर आर पीपल जो कि उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। फ्रूट चाट खाया आपने? बहुत अच्छी लगती है मुझे फ्रूट चाट, क्रीम की भी, और कौन सी होती है चटपटी, वो चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन वो जो एक फ्रूट चाट हमारे यहाँ बनी है ना ताज़ी ताज़ी, जिसको अवार्ड भी मिला है, वो देखनी है मुझे। एग्जैक्टली। अच्छा, इतनी अच्छी बात है कि हमारे पास इतना कुछ हो जाता है बट बताते ही नहीं हैं हम, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। 2020 में एक शॉर्ट फिल्म आई थी फ्रूट चाट के नाम से, और वो अवार्ड्स को बहुत सारे मिले। नाउ जितने करता धरता हैं उसके, उन्होंने अब इस चीज़ का फैसला किया कि अब इसको वेब सीरीज़ वो इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान के नौजवान डायरेक्टर मुइज़ अब्बास हमारे साथ आज मौजूद हैं, और उनके साथ साथ आई वुड लाइक टू मेंशन फ्रूट चाट के जिन्होंने राइटर हैं, जिन्होंने लिखा और जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया, तंजीला, उनकी भी काविश है और आपकी भी काविश है। तो मुइज़ अस्सलाम वालेकुम से पहले थैंक यू सो मच भाई। नाउ अब आप फैसला कर रहे हैं इसका कैनवस बड़ा करने का। टॉक मी थ्रू फ्रूट चाट। आपने इसमें स्पेशली एबल्ड पर्सन के जो मामलात हैं उनको उजागर करने की कोशिश की है, तो इसको अब आपने ये क्यों सोचा कि चलें इसी को अब ज़रा फैलाते हैं और उस पर वेब सीरीज़ बनाते हैं? वाई? अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया इसके ऊपर बात करने का। हमने जब फ्रूट चाट बनाई शॉर्ट फिल्म 2020 में, तो हमें पता चला कि इसकी तो बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है। अगर आप मेरे ट्रेलर के नीचे जाएंगे, जो कि अभी हमने कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया, उसके नीचे लिखा हुआ आया है कि फाइनली कुछ इस तरह का आ रहा है कि हम कुछ और देख सकेंगे। इस तरह का ही सेम रिस्पांस हमें फ्रूट चाट शॉर्ट फिल्म पे मिला था। सो वी डिसाइडेड कि हमने इसको आगे लेके चलना है। उस टाइम पे हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम इसको शॉर्ट सीरीज़ करेंगे या फीचर फिल्म करेंगे। फीचर फिल्म के अपने मसाइल और अपने फ़ायदे थे, और सीरीज़ के जो है वो अपने मसाइल और अपने फ़ायदे थे, और हमें लगा कि बहुत सारे तरीक़ों से फ़ायदेमंद है कि हम सीरीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक पूरा एक इसका पाथ है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और इसके आगे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे लेके बढ़ने वाले हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म इज़ कि आपको, एंड नथिंग अगेंस्ट ऑल दी थिएटर एक्टर्स एंड द मूवी एंड द ड्रामा एक्टर्स, लेकिन वो कंटेंट और वो आपको इसमें अदाकार नज़र आते हैं कि जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, जो कि मे बी कभी इन्होंने थिएटर या उस पर काम ना किया हो, बट आपने बहुत सारे नाम लिए, उसमें तमकीनत हैं, ख़ुद तंजीला हैं, आरजू हैं, तो मुनीज़ा हाशमी हैं। इनको चले, मुनीज़ा तो नादिया अफगन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इवन अगर हम पड़ोसी मुल्क में भी देखें, OTTs में आप बहुत सारे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो 5 साल पहले सोशल मीडिया पे ही सारा कर रहे थे, नाउ दे आर एक्टिंग गुड। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? अच्छा, मैं ड्रामा बहुत टाइम से बना रहा हूँ, मेरी फैमिली ड्रामा बहुत टाइम से बना रही है, मुझे ड्रामा बनाते हुए कोई 5, 7, 8 साल हो चुके हैं। लेकिन जब मैंने इसकी कास्टिंग की और मैं इसको सेट पे लेके गया, तो बहुत एफर्टलेस था। मुझे रात में आके लगता था कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। उसका क्रेडिट एक्टर्स को जाता है कि वो इतने अच्छे से पकड़े हुए थे कैरेक्टर को कि वो जो हैं वो ही करते थे जो हमें करना होता था। उसके बाद इसका क्रेडिट तंजिला और मुझे जाता है, हमने कास्टिंग ही उस तरीके की जो हमें कैरेक्टर चाहिए था। हमने जो आरजू दिखाई है उसके अंदर, आरजू का कैरेक्टर हमने सोच के लिखा था कि हमें ऐसी लड़की चाहिए। नादिया अफगन आप देखेंगे, नादिया अफगन को हमने सोचा था कि हमें नादिया अफगन टाइप को चाहिए, और इन सब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये लोग हमारी एक कॉल पे हमारे लिए जो है वो फ्री फ्लोइंग नादिया, यस, बिल्कुल,
लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आपने कहा आपने ड्रामाज भी किए, आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई, वेब सीरीज़, सो आपको क्या लगता है कि किस में ज़्यादा स्कोप है? अगर आज के हम ज़माने की बात करें, ऑडियंस जो है हमारी वो कौन सा कंटेंट देखना चाहती है? शॉर्ट फिल्म्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, वेब सीरीज़ में, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बहुत मज़े की बात आप लोगों ने नोट की होगी, कंटेंट शॉर्ट होता जा रहा है, ऑडियंस बस फौरन से देखना एग्जैक्टली पहले ड्रामा बनता था 40 मिनट का, ड्रामा छोटा हो गया, पहले ड्रामा वीक में एक चलता था, ड्रामा वीक में 2 एपिसोड चलते हैं, कंटेंट क्रिस्प होता जा रहा है। तो हमारा कंटेंट हमने समझना होगा कि अब छोटा करने की ज़रूरत है। ऑडियंस का स्पैन बहुत कम है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत छोटे टाइम में चाहिए, जिसके लिए अब इस तरफ हमें आना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, हमारी मार्केट पाकिस्तान की स्पेशली, वरना अगर आप साउथ एशिया में देखें तो बहुत सारे OTTs हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया में 100 ऑफ OTTs हैं जो चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि सारा कंटेंट फ़ोन पे दे दिया जाए और बहुत छोटी चीज़ में हम बड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि बिल्कुल हमारा स्पैन ऑफ वॉचिंग है वो कम होता जा रहा है। बट कोई भी नई वेब सीरीज़ आती है और ऐसा होता है कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब सैटरडे संडे आएगा, और फिर सैटरडे की सुबह से लेके संडे की रात तक 3 सीरीज़ फूंक देता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिस्पियर होना चाहिए, कंटेंट शॉर्ट होना चाहिए, बट एक बार जब उसको देखना शुरू कर देना, माइंड यू 30 मिनट से लेके 45 मिनट की एक एपिसोड होती है, 10 एपिसोड्स। लोग एर्तुगरुल को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एर्तुगरुल को दे दिया है। सो ये क्या साइकोलॉजी है? अच्छा देखिए, ये ना बहुत टेक्निकल सवाल है आपको, बड़ा अच्छा सवाल है। ये इस तरह से है कि इसमें जो कंटेंट है ना वो आपको हेल्प करता है उसके साथ जुड़े रहने के लिए, कि आप बैठ गए तो फिर अब आप देखते रहें। अगर आप उसको वीकली देखें तो आपको पता है कि यार जब मंडे आ जाना है तो आपने वापस यहाँ आके शो में बैठना है सुबह, और उसके बाद पूरी रात आपने जो है पूरे शाम से लेकर रात तक प्री प्रोडक्शन करनी है नेक्स्ट शो की, तो वो आपको पता है कि यही टाइम है, यही बैठ के इसमें कर लें। अब अगर आप देखें कि अगर आप टीवी देखने वाले व्यूवर होते तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है टीवी देखने का, तो हमें OTT की तरफ आना पड़ेगा। युद्ध जो है वो नहीं देखती टीवी। अगर मैं अपनी एज की बात करूं, आपकी बात करूं, हम टीवी नहीं देखते। टीवी देखने वाली ऑडियंस एक बिल्कुल ऑडियंस है, बिल्कुल अलग ऑडियंस है, लेकिन वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। सबके पास फ़ोन है, सबके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जिसके पास YouTube अवेलेबल है, सबसे इजीली YouTube अवेलेबल है। और जो टीवी वाले ड्रामाज हैं जब वो YouTube पे आते हैं लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली टीवी पे देखने अब टीवी की ऑडियंस बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई है। हमारे घर पे भी अम्मा बहन जब हमारा देखती हैं टीवी, तो वो टीवी ऐसे टीवी नहीं देखती, वो टीवी का ड्रामा फ़ोन पे देखती हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, नाउ जिस तरह का आपने मौजू उठाया, ये वो वाला मौजू नहीं था कि जो हम 1990 की दहाई में द लव ट्रायंगल, एक फूल दो माली टाइप वाली चीज़, हाँ, वो वाली चीज़ अब ख़त्म हो गई है। पड़ोसी मुल्क ने उसको बहुत पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को टर्न किया है वही उनका गेम चेंजर है ना। जिस तरह आपने मौजू उठाया, और वो एक ऐसा मौजू था जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, वो मेरा मौजू है। हाँ। इसी तरह के मौजू और कितने सारे हैं हमारे यहाँ। हमारा मुझे याद है PTV का, मुझे क्यों याद रह गया, दश्त, क्योंकि वो हमारे कल्चर से बिलोंग करता था। तो आपको लगता है कि वक्त आ गया कि हम उन स्टीरियोटाइप्स को छोड़े, वो सास बहू चीज़ को छोड़ के उन इश्यूज़ को पकड़ें, चाहे वो हमारा सिंध का कल्चर हो, चाहे हमारा बलूचिस्तान का कल्चर हो, हमारा पश्तून कल्चर हो, या फिर इस तरह की स्टोरीज जो हमारी रोज़मर्रा की हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सनस को क्या मसाइल हैं जिस तरह आपने बताया, या फिर कोई कहानी सदर बोरा मार्केट के किसी एक पथारेदार की जिसको मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो अच्छा देखिए, अब इन सब चीज़ों में पैसा इन्वॉल्व है। अगर मैंने इसको प्रोड्यूस किया, तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया, इसके पीछे कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व है। अगर हमने पैसा लगा के फ्रूट चाट शॉर्ट फिल्म के बाद सीरीज़ बनाई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो फीडबैक होगा, हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से मिला होगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमारे कंटेंट क्रिएटर को या ड्रामा क्रिएट करने वालों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे बॉसेस भी शामिल हैं, चैनल्स भी शामिल हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब वो कंटेंट ये ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। मैंने इसमें कोई मसाइल नहीं दिखाए कि एक लड़की जो माजूर है उसको क्या मसाइल है, क्योंकि उसको कोई मसाइल नहीं है, वो मुझ जैसी और आप जैसी है। वो ज़िंदगी वैसे गुजार सकती है जैसे आप और मैं गुजार रहे हैं। आपने अभी, हमने शो शुरू करने से पहले तंजिला का जिक्र किया कि आपने उनको इंटरव्यू किया हुआ है पहले, तो
क्या कमी लगती है आपको? अगर वो व्हील चेयर पर है तो उन्होंने मेरे ख्याल से हम लोगों से ज़्यादा दुनिया घूम ली है व्हील चेयर के ऊपर। यस, एंड आई एनवी हर फॉर दैट। वैसे मोइज़, जैसे आपने कहा कि हमें वो कंटेंट करना पड़ेगा, आपसे पहले भी हमने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स का इंटरव्यू किया है, तो जब ये सवाल आता है तो वो सबसे पहला जो एक जुमला आता है वो कहते हैं कि जी वो फाइनेंस जो है ना इतना होता नहीं है, तो हम डरते हैं, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, तो हम डरते हैं कि अगर इतने फाइनेंस में हमने ये कंटेंट क्रिएट कर डाला और इसका रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ये दो चीज़ें हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि रिस्क लेना चाहिए या फाइनेंस का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, आई डू टोटली एग्री। मेरे पास फाइनेंस कहाँ से आया? एक 27 ईयर ओल्ड बॉय के पास फाइनेंस कहाँ से आया? इसके ऊपर कुछ तो पैसा लगा है ना, और वो पैसा कुछ पैसा नहीं है, वो बहुत सारा पैसा है जो कि आपको प्रोडक्शन देखने से पता चलता है। अब बात यह है कि जब ये ट्राई करेंगे तो तब पता चलेगा कि आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। अगर आप मुझसे मेरा बिजनेस पूछें तो मैं अपना पैसा रिकवर कर चुका हूँ बिना रिलीज किए, तो ये कैसे हुआ? ट्राई करेंगे, रिस्क लेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सिर्फ एक नहीं, बाकी आने वाली फिल्म्स भी, बाकी आने वाली सीरीज़ भी और ये वाली सीरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। तो जनाब अली, सबने देखना है, हमने भी देखना है, लेकिन अभी हमने क्या करना है? अभी हमने लेना है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक खास पर्सनैलिटी आने वाली है, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अब शहर क़ैद के कई मसाइल हैं, उनमें से एक मसला है गदागरी का भी, जो गदागर माफिया है। कई मरतबा इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, और आपको पता है रमज़ान की आमद है तो पूरे मुल्क से ट्रक भर भर के आते हैं। पुलिस ने इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई की हैं, लेकिन बार बार ये मैंने सर उठाता है। नाउ कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि जी किसी भी शराह पे, किसी भी चौक पे नज़र नहीं आना चाहिए ये। तो अब इस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है? इससे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई थी उनको कैसे सस्टेन किया गया? हमारे साथ मौजूद है DIG उस्मान गनी साहब। उस्मान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि आपने बहुत अहम अपने वक्त दिया है। उस्मान साहब, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी, थोड़ा सा अगर आप हमें स्टार्ट बताएं, कराची में इस वक्त जो माफिया है कैसे चलता है, क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, और इसको ब्रेक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी सर, इसमें कल सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें DIG ट्रैफिक को वो किया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि कराची में इसको ख़त्म किया जाए, बेगिंग माफिया जो है इसको। और कराची में आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिलती होगी जहाँ पे बेगर्स नहीं मिलते हैं। इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बट इट मेक्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑल्सो कंपाउंडेड। तो सिंध हाई कोर्ट का जो वो है उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा, एंड वील यूज़ ऑल द रिसोर्सेज, नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस but the district police and the Karachi police will also use all its resources to get rid of these beggars। और आप सही कह रहे हैं, रमज़ान में जब इनकी वो हो जाएगी, so what we'll do is we'll set up check points on the highways too, ताकि इनकी मूवमेंट को वहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। आपने बात की कि इससे क्या क्या मुश्किलात दरपेश। उस्मान साहब, क्या मैं सेफली ये भी कह सकता हूँ कि इससे जराइम का भी कनेक्शन होता है, बिकॉज वी डोंट नो हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर? सो इट इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे अभी फॉरेनर्स की सिक्योरिटी है या जो टेररिज्म होता है, सो इन द गार्ब ऑफ अ बेगर देयर कुड बी अ टेररिस्ट आल्सो, बट देयर इज नो इंसिडेंट सो फार। मे बी आई एम गिविंग समबडी आइडियाज, आई शुडंट, बट this could be also be a problem, but there is no connection as such between street crime and beggars that we have come across। अच्छा, वैसे सर टॉपिक से थोड़ा सा हट के अगर मैं एक सवाल करूं कि आपने भी सुना होगा सानिम वाला केस, और लाइकवाइज बैक टू बैक हम एक हादसे की तरह से सुनते चले आ रहे हैं कि अब यहाँ से बच्चा उठ गया, अब गार्डन से, तो अब गुलशन से, और इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कुछ समझ ना आने वाली कहानियाँ हैं। अब ये रिपोर्ट्स आया हो गई, अब ये हो गया, वो हो गया, प्रॉपर इकदाम भी नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो बना है, जो कानून है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। वाई सो? और जितने बच्चे पहले अगवा हुए या अब तक उनकी क्या रिपोर्ट मिली, क्या वो पुलिस ने उन कार्रवाइयों को करके वो बच्चे बाजियाब करवाए? जी, thank you for raising a very important point that is under discussion in our office circles also. There's certain kind of hype created right now regarding the entire issue of missing children. I have statistics here, if you'll allow me. So East Zone, which comprises of East, Malir, Korangi, so it's like half of Karachi, right? इसमें 13 FIRs हुई हमारे पास बच्चों की किडनैपिंग्स की, उसमें 14 बच्चे टोटल जो है वो हमारे पास ईस्ट जोन में मिसिंग थे, और उनमें से जो रिकवर हो गए हैं वो 11 है। नोबडी टॉक्स अबाउट द 11 दैट हैव बीन रिकवर्ड विद द एफर्ट्स ऑफ पुलिस। ठीक है जी, आउट ऑफ 14 चिल्ड्रन दैट आर किडनैप्ड वी हैव रिकवर्ड 11, apprehended the 14 people that were involved in this, and we are in the process of taking them to court with the challan. Again, I'm sorry, please. In comparison, if you look at the same period last month, which is January, we had 24 people missing.
But since the media and WhatsApp was not so active, so that there was not a hype created. Now we are just overreacting to it. I mean, it's a very sensitive issue. We all have children, and to protect the children and women is a priority for us. But I mean, it's not something that is a new phenomena. It's not something that the police is not aware of. It is not something that hasn't happened in a city of 30 million before. अच्छा, अब सर कमिंग अगेन टू द टॉपिक, क्या हम इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कराची इतना हसास शहर है कि यहाँ पे कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पे लसानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ऑल्दो के सिटी बिलोंग्स टू एवरीवन हू लिव्स ओवर हियर। क्या हम इसमें कोई हमारे पास स्टैट्स हैं कि इस शहर के जो माफिया है, इंडिजिनस बेकारी माफिया, वो कितना बिलोंग करते हैं और बाहर कौन कौन से शहरों से आते हैं? I don't have the figures on me, but yeah, I mean there are. If you just go around town, you see people from Afghani nationals to Pakistanis to Sindhis to Punjabis to Pathans to local people. South as well. Yeah, and they're all there. अच्छा, अब रमज़ान आ रहा है, मुझे याद है कि इससे पहले भी साल पहले या 2 साल पहले इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी जिसमें ट्रक्स भर भर के फिर उनको वो ले जाया गया था। सो इसका सर मुस्तकिल हल कोई हो सकता है? Sir, we Pakistanis are now famous worldwide for doing this. I was reading the paper the other day. There's a grade 17 officer who was doing the same thing in Saudi Arabia. Grade 17 Grade 17 officer, yeah, it was on the news. I'm not sure if it's confirmed or not, but that was on the news. So, iska mustaqil hal to ji, poverty is rampant in our society, and so is charity. So, we are very charitable people, we have very generous hearts and minds. So, we encourage them also by giving them money. एक चीज़ हमेशा से मैं फील करता हूँ कि इस सारे मामले में ये माफिया उस हकदार का हक मार लेता है जिसको ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बेचारे वाइट कॉलर्स हैं जो कि मांग भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते, तो उनका भी ये हक मार रहे होते हैं ये लोग। 100% जी, if you are giving charity to random people without knowing if they're genuine or not, and we do it, even we do it all the time. So I mean, you can't blame people for the generosity and charity, but it is true. आप सही कह रहे हैं जी। सर, अगर आप गुदागरी ले लें, किडनैपिंग केसेस ले लें, स्ट्रीट क्राइम्स ले लें, अदरवाइज स्नैचिंग वगैरह, और मैं सारी कलेक्टिवली बात करूँगी, क्यों ना अगर वो सेफ सिटी कैमरास वाली चीज़ जो है वो पूरे ही सिटी में लगा दी जाए तो हम सारी चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे, लुक आफ्टर कर सकेंगे और क्राइम रेट काफ़ी कम हो जाएगा। इसके ऊपर हमने अभी काफ़ी इक़दाम सुनने में आए थे कि हो रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ तक पहुँची है, हमने कितना उस पर काम किया है? मैम, इफ़ यू अलाउ मी, तो अभी जो वे फ्यूचर है ना पुलिसिंग का, दैट इज़ इन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। दैट इज़ नॉट एन इंक्रीजिंग मैन पावर और इंक्रीजिंग योर गन पावर। सिंध पुलिस इज डूइंग अ लॉट टू गो अहेड एंड डू दैट। आप जो सेफ सिटी की बात करते हैं, कराची सेफ सिटी के, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यस, आई बीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द कोयटा एंड गवादर सेफ सिटी लास्ट ईयर। ओके, सो सेफ सिटी कहना बड़ा आसान लगता है, उसका बनाना जो है ना, इट्स अ वेरी जाइगेंटिक टास्क। यू हैव टू सेट अप अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यू हैव टू पुट इन फाइबर लाइंस, उसके लिए परमिशन चाहिए होती हैं, रोड कटिंग की, थानों के अंदर जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर उसके टावर्स कम्युनिकेशन के इंस्टॉल हो सकें, कैमराज इंस्टॉल हो सकें, उसकी ऑपरेटर्स, उसकी परचेजिंग की जाए कैमराज की। विद द डॉलर गोइंग अप डे बाय डे, द बजट गेट्स रिवाइज, वी डोंट हैव इनफ मनी, इंपोर्ट करना मुश्किल हो गई हैं चीज़ें, बाहर पैसे भिजवाना मुश्किल हो गए। So it's a big task to be done. It's not an easy job. It's not like just setting up a CCTV camera inside the house. It's not like that. All this has to be integrated with a farm of servers which has to be secured also. So there has to be a secured building where all the data is stored, and then the data could be retrieved. और operators चाहिए, आपको इनको train करना पड़ता है. So it's a very uphill task. And Karachi is a huge city compared to Quetta or Gwadar, right? Yes. So it will be time consuming. It won't happen tomorrow or day after. But what under the IG Saab's leadership we are doing right now is a community policing Karachi project. जिसमें एक NGO हमारे साथ इन्वॉल्व है। What they do is they gather the local community, उसमें जो people who are well off, they come together and they form a group and they support the local police station in installing up CCTV cameras. It's a very good initiative. If you would like to visit, I can take you to. There's one in Defence and there's one in Newtown right next to my office. So what they've done is they've identified areas in their own neighborhoods, जो exit points हैं, entry points हैं, या जो vulnerable points हैं जहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है, वारदात या इस तरह की, और वहाँ पे जितने कैमराज हैं वो उनको कनेक्ट करते हैं एंड उसका आउटपुट आता है इन द लोकल पुलिस स्टेशन, एंड दोज कैमराज आर नाउ अपग्रेडेड टू अ लेवल वेयर दे आर रिकॉग्नाइजिंग नंबर प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स, सो एंड जनरेटिंग लाइव अपडेट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पुलिस नेटवर्क.
So if your car number is involved in some suspicious activity and we catch it on the camera, it generates an alert कि यहाँ पे हुआ है. And there's a police operator sitting over there जो कि wireless से बोलता है कि the car in this vicinity, please go check it. तो अच्छा, इसके अलावा भी जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो मदारिस और स्कूल्स में आप लोगों ने वो नोटिफिकेशंस भिजवाए हैं कि आपने जो कोलैबोरेशन की उनके साथ, वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है. सर आखिर में पिछले साल रमज़ान में एंड वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट, तो उस पर अगर आप शॉर्टली कमेंट करें, पिछले साल रमज़ान में एक हाइक हमने देखी थी. देयर वाज किलिंग इन कराची एवरी डे लास्ट ईयर रमज़ान में. तो व्हाट आर द प्लान्स इस बार पुलिस का कि वो Sir, this is not last Ramzan में आपने देखी थी, but I've been policing now for like about 20 years. Yeah. Every Ramzan, what happens is that because of Eid or people going back to their villages with money and whatever, crime in entire Pakistan goes on the search करता है जी. So उसके लिए proactive policing is very necessary कि आप रोज़ रात को combing operations करें, sensitive points identify करें, and you take those criminals to task, right, to the extreme of law that you can. Absolutely. So that is the only way forward. Okay. Usman Ghani साहब, thank you so much. It was a pleasure having you. आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह न सिर्फ एक ये इशू गदागरी वाला बल्कि दीगर कराची के जितने भी इशूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा है, बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जाएगा. तो चलिए आज के शो से दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल. बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. प्लीज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.